Hello students, myself Dev Prakash Punia. We teach chemistry digital classes in Raghunath School. लास्ट क्लास के अंदर अपने टॉपिक केमिस्ट्री को स्टार्ट किया था, उसमें कुछ छोटी बेसिक बातें की थी अपने। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, उसी से रिलेटेड है, उसके आगे का पोर्शन है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास देखो, जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम क्या था कि साइंटिस्ट को ये जो टर्म लिखी है मैंने, इसकी रिक्वायरमेंट थी, तो उसके लिए कोई स्पेशल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तब साइंटिस्ट ने क्या किया कि कुछ जो जितने एटम डिस्कवर हो चुके थे उनके एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का उन्होंने कैलकुलेट कैसे किया, और उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल बताता हूँ। जैसे क्या था कि भी उनको ज़रूरत थी, उनको रिक्वायरमेंट थी कि हाइड्रोजन जो है उसका एटॉमिक मास कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना, नाइट्रोजन का कितना, जितने भी एग्जाम्पल या जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, तो आगे के साइंटिस्ट जो एक्सपेरिमेंट थे उनको करने के लिए किसकी ज़रूरत थी? एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, और उस एग्जाम्पल को अपने एटॉमिक मास के साथ जो कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि क्या है। बहुत इजी है, थोड़ा समझना, और समझने पे आप ज़्यादा फोकस रहना, क्योंकि जब आप समझोगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो रटनी नहीं पड़ेंगी। देखो, सिंपल सी बात करते हैं। उस टाइम की बात है जब क्या है कि साइंटिस्ट जो थे उनके पास अपरेटस या जो एक्सपेरिमेंट करने के जो भी उपकरण थे वो क्या थे? बहुत कम थे। तो देखो, एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं। 1 kg एग्जांपल लेते हैं, 1 kg। उस टाइम की बात करें, सपोज दैट उस टाइम की बात है जब क्या है कि 1 किलोग्राम क्या था, उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है वो पता नहीं था। तो उस टाइम क्या हुआ होगा? देखो, मान लेते हैं ये अपने पास कोई एक सिलेंडर है, तो इसको स्टैंडर्ड सिलेंडर माना गया। क्या माना गया? स्टैंडर्ड सिलेंडर माना गया। अब अपने को उस टाइम ज़रूरत थी कि भाई ये अपने पास कोई एक कुछ भी धातु या मेटल का एक पार्ट है कि भाई इसका वेट कितना होता है। इसका वेट चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इसको अपने वेट बैलेंस पे रखेंगे। किस पे रखेंगे? वेट बैलेंस पे रखेंगे, तभी इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है कि कितना भारी है, इसका मास कितना है, अपने को पता चलेगा। और उस टाइम अपने पास सपोज करो क्या था? सिर्फ सिलेंडर था, और ये एक स्टैंडर्ड सिलेंडर है। अब इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे, तब इसकी वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू जो थी वो अपने को पता चली कि भाई ये इतना होता है। जैसे अपनों ने एक 1 सिलेंडर यहाँ पे रखा, ये जो है वेट बैलेंस ये भी इधर है, तो ये जब इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब क्या था कि भी जितने सिलेंडर अपनों ने यहाँ पे रखे उसका वेट और ये जो अपनों ने जो भी पार्टिकल्स लिया है उसका वेट आपस के अंदर क्या है? इक्वल है। फिर अपने क्या किया? एक सिलेंडर और रखा। फिर अपने क्या किया? एक सिलेंडर और रखा। ऐसे करते 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 आप ये मानो कि अपनों ने यहाँ पे कितने 5 सिलेंडर रख दिए। कितने सिलेंडर रख दिए? 5 सिलेंडर। और ये जो भी पार्टिकल्स है, कोई भी मेटल है, ये है A। तो अपने क्या लिखेंगे? मास ऑफ A इज इक्वल टू 5 सिलेंडर। अब अपने क्या किया? कोई और कुछ और पदार्थ लिया और वो मान लेते हैं B। इसका मास कैलकुलेट करने के लिए है अपने पास, मेजरमेंट करने के लिए अपने पास क्या है? सिर्फ ये सिलेंडर ही हैं। तो फिर अपने क्या किया कि भाई सिलेंडर और रखने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, और ये उससे थोड़ा भारी है, सपोज करो।
तो इसको आप ये मानो कि यहाँ पे जब अपन ने 30 सिलेंडर्स यहाँ के इस साइड में रख दिए, तब ये जो B और ये जो A है, सॉरी ये जो B इस साइड का और इस साइड का ये जो वेट बैलेंस है ये क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपने क्या लिखेंगे, मास ऑफ B इज इक्वल टू कितने सिलेंडर यहाँ पर अपने ने रखने पड़े, 30 सिलेंडर्स। कितने सिलेंडर्स यूज हुए अपने, 30 सिलेंडर्स। तो आप ये मानो कि ये जो एक सिलेंडर था वो एक कोई स्टैंडर्ड फेज है, हिंदी में बोलते हैं इसको मानक, मानी हुई अवस्था, कुछ मान लिया अपनों ने। तो अब देखो, जैसे मानने का मतलब ये आप मैथ के क्वेश्चन करते हो तो उसमें जो चीज़ें मानते हो ना, सपोज दैट एक्स वाई जेड जो भी होता है ना, तो उसका कंपैरिजन करके फिर आप क्या करते हो, उस क्वेश्चन को सोल्व करते हो। तो अपने यहाँ पर इसका वेट चेक करने के लिए अपनों ने क्या किया, एक सिलेंडर लिया और उसकी जो टोटल नंबर अपने को पता चल गए कि भाई मास ऑफ ए कितना था, इज इक्वल टू 5 सिलेंडर, मास ऑफ बी कितना था, इज इक्वल टू 30 सिलेंडर्स। तो देखो इस सिलेंडर का ये जो अपने जो भी ए और बी कुछ स्पीसीज थे, कुछ पार्टिकल्स थे, मेटल थी, कुछ भी था, उसका कंपैरिजन करने पे अपने ये पता चला कि ए का मास कितना है, 5 सिलेंडर के इक्वल, बी का मास कितना है, 30 सिलेंडर के इक्वल। तो देखो जब साइंटिस्ट के पास एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का कोई भी अपरेटस नहीं था, तब क्या किया उन्होंने, उसकी बात अब अपने स्टार्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया कि उसको चेक करने के लिए एक स्टैंडर्ड एलिमेंट लिया, और वो स्टैंडर्ड एलिमेंट कौन सा लिया, वो लिया था कार्बन। कौन सा लिया था, कार्बन को एक स्टैंडर्ड एलिमेंट माना और उस कार्बन का वेट का कंपैरिजन किया जितने भी अदर एलिमेंट थे उनके साथ। तो जैसे कार्बन को बेस मान लिया, किसी एक चीज़ को बेस माना, उसके साथ कंपैरिजन करते गए तो दूसरे जितने भी एटम थे, जितने भी टाइप के एटम थे, उनका वेट पता चल गया। तो देखो क्या करते हैं, कार्बन 12 लिया, कार्बन 12 एक आइसोटोप होता है, आइसोटोप समस्थानिक बोलते हैं इसको। ये क्या होता है ये अपने बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिया, कार्बन 12, और इसके लिए स्टैंडर्ड कंडीशन क्या बताई, क्या माना उन्होंने, एक 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब देखो ये एक बेस मान लिया उन्होंने, ये एक स्टैंडर्ड फेज मान लिया कि भाई ये कार्बन 12 के एक एटम का जितना वेट है उसका कंपैरिजन किसके साथ किया, अदर जितने भी एलिमेंट थे उनके साथ, और वहाँ से क्या कैलकुलेट किया, सभी जितने एलिमेंट हैं उनका वेट। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर अपने देखें, आपको ये कहा जाए कि भाई हाइड्रोजन का मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका कंपैरिजन किसके साथ किया, इसके साथ। तो 1 इंटू क्या लिखेंगे, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। कि मतलब अगर अपनों ने एक हाइड्रोजन के एटम का मास कैलकुलेट करना है तो अपने किसको कैलकुलेट करेंगे, ये एक वैल्यू थी, और ये जो वैल्यू थी वो क्या थी, एक स्टैंडर्ड वैल्यू। तो उसके साथ कंपैरिजन करने पर अपने को पता चला कि इसका मास कितना आया, 1। अगर आपसे ये पूछा जाए मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, एटम तो है ही, एटम का ही मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसको एटॉमिक मास बोला। तो देखो इसके लिए कितना आया, 14 इंटू 1/12 और मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। और एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए उस टाइम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो वो कितना आया था, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम।
यहाँ पर सिर्फ 1 कार्बन एटम है ना, उसका मास कैलकुलेट करना है अपनों ने, कंपैरिजन करना है किसके साथ, अदर जितने भी एटम थे उनके साथ। अब देखो ये अपने को बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिखनी पड़ रही है, या किसी भी एलिमेंट का मास कैलकुलेट करने के लिए उसका कंपैरिजन किसके साथ करना पड़ रहा है, इनके साथ। तो इसको एक नाम दिया गया, और वो क्या नाम दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। अब ये जो यूनिट होती है ये क्या होती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो आप कोई भी एग्जाम्पल करते हो, मैथ का, फिजिक्स का, कुछ भी आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसके अंदर अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो पता नहीं चलता। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 12, अब ये 12 क्या है मुझे नहीं पता, ये तो सिर्फ एक नंबर दिख रहा है। अब ये 12 क्या हो सकता है, 12 ग्राम हो सकता है, 12 किलोग्राम हो सकता है, 12 किलोमीटर हो सकता है, 12 मीटर हो सकता है। तो जब तक अपने इसको आगे नहीं लिखेंगे कि भी ये 12 किलोग्राम है, तब अपने को पता नहीं चलेगा। सिर्फ इतना ही पता चलेगा कि ये एक सिर्फ क्या है, नंबर है, और वो नंबर किसके लिए यूज हो रहा है उसका तब पता चलेगा जब अपने इसके आगे क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे। तो अब 11th और 12th आपकी जो क्लासेस हैं, या 10th के बाद जितने भी आप आगे नेक्स्ट ईयर स्टडी करोगे, उसके अंदर यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आ जाओ वापस, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा गया, एटॉमिक मास यूनिट। क्योंकि बार बार इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू लिख रहे हैं, अपने को आदत नहीं है इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की, है ना। तो अपने क्या चलते हैं, शॉर्ट में चलते हैं, और शॉर्ट को ये बनाया। अब ये भी थोड़ा बड़ा वर्ड आ रहा है, तो इसके लिए अपने क्या करें, इसको और शॉर्ट कर दें, इसको क्या कर दें, AMU कर दिया, एटॉमिक मास यूनिट। इसको ये इतना बना दिया। अब जब फिर क्या हुआ कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसको AMU में कैसे लिखेंगे, तब अपने क्या किया, देखो ये है हाइड्रोजन का एटॉमिक जो मास, वो कितना लिख दिया अपनों ने, 1 AMU, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास अपनों ने कितना लिख दिया, 14 AMU, और ऑक्सीजन का कितना लिख दिया, 16 AMU। देखो अब आगे ये अपनों ने AMU ये कैलकुलेट कर दिया। अब अपने को ये पता चला कि भी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 AMU होता है, और नाइट्रोजन का 14 एंड ऑक्सीजन का 16 AMU होता है। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद एक अपरेटस का डिस्कवर हुआ, मतलब साइंटिस्ट ने एक कोई उपकरण था और उसका खोज कर ली, और वो था, उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये साइंटिस्ट ने एक नया जो अपरेटस बना लिया, और इसका यूज क्या था, इसका यूज ये था कि भी इससे उन्होंने जो कार्बन 12 अपनों ने लिया था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपने क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। क्योंकि अभी अपने देखो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखा था, हाइड्रोजन के लिए 1 AMU, और नाइट्रोजन के लिए कितना लिखा था, 14 AMU, और ऑक्सीजन कितना था, 16 AMU। बट अपने को सिर्फ इतना ही पता चला। अब ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू इस टाइम तक नहीं पता थी। तब फिर क्या हुआ, जैसे जैसे साइंटिस्ट ने नेक्स्ट और अपरेटस डिस्कवर किए, और ये जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, ये किसको कैलकुलेट करता है, मास की एग्जैक्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए यूज हुआ। अब क्या हुआ कि मास स्पेक्ट्रोमीटर से जो AMU वर्ड बनाया था अपनों ने, किसका बनाया था, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब फिर उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कार्बन जो 12 था, इसके एक एटम का मास कैलकुलेट किया, और वो कितना आया, वो आया था 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब देखो अपने पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, किसकी आ गई,
कार्बन 12 के एक एटम का मास अपनों ने कितना निकाल लिया मास स्पेक्ट्रोमीटर से 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये अपने किसकी वैल्यू आ गई कार्बन 12 के एक एटम की। फिर इसको यहाँ पर रखकर कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ गया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कितने ग्राम आ गए ये। और ये अब किसकी वैल्यू थी, इसको अपनों ने क्या माना था, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या बनाई थी, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या लिखा था 1 AMU। तो देखो ये अब अपने पास एक वैल्यू आ गई 1 AMU की। अब अपने से ये पूछा जाए कि भाई अभी तक ये जो AMU चल रहा था उसकी एग्जैक्ट वैल्यू अपने को पता नहीं थी, ये सिर्फ स्टैंडर्ड वैल्यू थी, क्योंकि उसने अपने क्या किया था कि कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एलिमेंट माना और उसके साथ अदर जितने भी एलिमेंट्स थे उसका क्या किया कंपैरिजन किया। अब देखो फिर यहाँ से अगर अपने को एग्जैक्ट वैल्यू पूछी जाए किसकी कि हाइड्रोजन की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, मतलब हाइड्रोजन के मास की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, तब अपने इसको क्या लिख देंगे। अब अपने पास AMU की जगह अपने क्या लिखेंगे 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। नाइट्रोजन की कितनी 14 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम -24 और ऑक्सीजन की 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। ये वैल्यू कब आई जब अपनों ने किसकी खोज कर ली, साइंटिस्ट ने मास स्पेक्ट्रोमीटर की। अब देखो यहाँ से अपने बात करते हैं एटॉमिक मास या एटॉमिक मास के डेफिनेशन की। देखो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या बनती है, यहाँ से एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट, लिख रहा हूँ मैं, लिख लेते हैं अपने, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट an element, an atom of a element, क्या लिखा आप लोगों ने, एटॉमिक मास इज ए नंबर विच टेल्स दैट an atom of a element, an atom of a element is heavier, is heavier than carbon 1 carbon 12 एटम। तो देखो ये आ गई इसकी डेफिनेशन क्या है, एटॉमिक मास इज ए नंबर। एटॉमिक मास ये कोई भी एक वैल्यू है जो अपने को क्या बताती है, जो ये बताती है कि जो एक एटम किसी भी एलिमेंट का एक एटम है वो कितना हैवी है, किससे, कार्बन 12 से। तो देखो हैवी होने का मतलब ये है कि उसका कंपैरिजन किया गया है। अब जैसे हाइड्रोजन है वो तो उससे लाइट है, बट अपने वर्ड क्या यूज करेंगे, हैवियर ही यूज करेंगे, क्योंकि जब कंपैरिजन किया गया तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अपने हैवी ज़्यादा हो उसी को हैवियर बोलेंगे, है ना। तो देखो जब कंपैरिजन किया तो वो चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, उसका कुछ तो उसका साथ कंपैरिजन है। तो ये इसकी आ गई अपने पास डेफिनेशन। डेफिनेशन आपको याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, अगर डेफिनेशन आपको याद नहीं होती है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन आज तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी गई है। सिर्फ आपको ये जो कंसेप्ट अपनों ने क्लियर किया है इसी का पता होना चाहिए, और ये जो कंसेप्ट अगर आपको पता चल जाता है और तो इससे आगे के टॉपिक अपने भी सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने स्टडी करेंगे मोल कंसेप्ट। और जो मोल कंसेप्ट है ना बेटा, वो क्या है कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों अपनी जो
बुक्स हैं या जो तीनों टाइप की केमिस्ट्री है उसके अंदर यूज होता है। और मोल कंसेप्ट को करने के लिए अपने को पहले एटॉमिक मास पता होना चाहिए। जब एटॉमिक मास पता चल जाएगा और ये जब अपने को समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा, उससे फिर अपने क्या कर सकते हैं, मोल कंसेप्ट सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।